everyone, very welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. So in today's current affair session, we have some 4 articles from science and technology, 1 article from geography, 1 from the polity, and 1 is prelims vital, that is third. स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले आर्टिकल से, जो कि रेयर डिजीज को लेकर है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा रेयर डिजीज होते क्या है, दूसरा गवर्नमेंट इनको लेकर क्या कुछ कर रही है। अगर हम रेयर डिजीज की डेफिनेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक डेफिनेशन दी है, बट उससे पहले इनका एक बेसिक डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली ये वो डिजीज है जो बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करती है और रेयर डिजीज लाइफ लॉन्ग कंडीशंस होती है। अगर हम WHO के डेफिनेशन की बात करें तो 1000 अगर आप लोगों का डाटा देखोगे तो इसमें से 1 और मे बी लेस लोगों को अफेक्ट करने वाली जो लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है उनको हम यहाँ पर रेयर डिजीज बोलते हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए रेयर डिजीज के कुछ एग्जांपल्स, लाइक आपका जो गॉसेल डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, या फिर जो बेसिकली सर्टेन फॉर्म्स होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ये रेयर डिजीज के अंदर आ जाते हैं। यानी कि वो वैसी बीमारियां नहीं है जो जनरली हमें देखने या सुनने के लिए मिल जाती है। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही रेयरली अकर होते हैं, बहुत ही लेस नंबर ऑफ पीपल को, राइट? इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में करीब 55 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हमने रेयर डिजीज के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है। एंड ये जो रेयर डिजीज होती है इनको भी फिर हमने फर्दर ग्रुप्स के अंदर भी क्लासिफाई किया है, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। देखो, जो ग्रुप 1 के अंदर डिजीज आती है ये वो है जिनको एक टाइम के प्रोसीजर के द्वारा क्योर किया जा सकता है। ग्रुप 2 वाले जो डिजीज है उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ग्रुप 3 वाले जो डिजीज हैं उनको वेरी एक्सपेंसिव लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जो हार्ड बना देता है कि किस तरीके से जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट? अब देखो, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि रेयर जो डिजीज है दैट मीन्स ये प्रॉफिटेबल बिजनेस तो नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत कम लोगों को इनका ट्रीटमेंट चाहिए। तो इनके लिए जिस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल हम करते हैं उनको बेसिकली ऑर्फन ड्रग्स बोलते हैं। इन ड्रग्स की जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। रीजन अगेन, क्योंकि कम लोगों को बीमारी हो रही है तो कम लोग इन मेडिसिन को जो है चाहते हैं, दैट्स वाई डिमांड बहुत कम है। बट किसी भी दवाई को बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपका और टाइम और जो आपके रिसोर्सेज है वो तो पूरे ही लगते हैं। तो इस वजह से डिमांड कम है और आपका जो कॉस्ट है वो तो हाई आता ही है, इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड समटाइम्स तो कंपनीज इनको पेटेंट वगैरह भी करके रख लेती है, तो फिर कोई तरीका भी नहीं होता कि इनको आप थोड़ा सस्ता जो है पेशेंट तक पहुंचा दो। दैट्स वाई यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और इसीलिए भारत सरकार ने 2021 में बेसिकली अपनी एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये जो नेशनल पॉलिसी है इसमें पहली बात तो 50 लाख रुपीस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप स्पेसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हो। 2022 में एक क्राउड फंडिंग भी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी। दैट मीन्स कि आपको एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा जहां पर आप ट्रीटमेंट्स के लिए फंड को रेज कर सकते हो। आपने कुछ एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जहाँ पे समवन इज सेइंग अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज एंड हर चाइल्ड एंड दे आर आस्किंग अबाउट मनी, राइट? तो वो क्राउड फंडिंग का एक तरीका होता है कि आप दुनिया के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखो एंड शायद वहां से आपको कुछ मनी मिल जाएगी। अब आप देखो, अगर हम बात करें तो करंट कुछ फंडिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट की चल रही है। जैसे अगस्त 2024 की बात करें तो करीब 24 करोड़ रुपीस जो है रिलीज किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। देन एडिशनल 35 करोड़ रुपीस भी यहाँ पर रिलीज किए गए थे। तो मतलब काम तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वही ऑर्फन ड्रग्स। ये वो मेडिसिन है जो रेयर डिजीज को ट्रीट करता है बट वाइडली यूज नहीं होते, तो वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। समटाइम्स ये आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको इनको इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, तो कस्टम ड्यूटी, टैक्सेशन इनको और भी ज्यादा महंगा बना देते हैं।
जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रेयर डिजीज मेडिसिन को इंपोर्ट करने पर पेशेंट्स को फ्री कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से, यू डोंट हैव टू पे इट, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज के इंपोर्ट पर 11% का कस्टम ड्यूटी और करीब 12% का जीएसटी लगता है। तो भाई पेशेंट को आपने भले ही जो है एक तरीके से फ्री कर दिया, बट कंपनी पे तो अभी भी लग रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी चीजें, तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए थे कि भाई जो भी आप एग्जामिशन यहाँ पे दे रहे हो, जो भी आप टैक्स फ्री चीजें कर रहे हो, 30 डेज के अंदर अंदर इसको फाइनलाइज कर दो, क्योंकि उसके बाद जो है जिसको वो मेडिसिन चाहिए वो इससे ज्यादा लंबे टाइम तक वेट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी भी यहाँ पे कुछ चैलेंजेस तो स्टिल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं है मेडिकल रिसर्च कंपनीज के पास जो इन ऑर्फन ड्रग्स को लेकर या रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट्स को लेकर काम करे, अगेन बिकॉज देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट एंड ये पूरा ही मार्केट आपको प्रॉफिट बेस्ड काम करता है। देन अगर जितनी दवाइयां बन भी रही हैं उनमें भी चैलेंजेस है। जैसे कई बार क्या हो जाता है कि अगर किसी भी मेडिसिन को लेकर छूट देनी है या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसमें डिले हो जाता है। जैसे नेशनल रेयर डिजीज कमिटी जून 2023 में मिली थी और उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनसे बेसिकली हमें कुछ ड्रग्स के लिए एग्जाम्पशंस चाहिए थे, बट हमें अप्रूवल मिलने में लेट हो रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो अगेन कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन चीजों को लेकर आने में। तो हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दो कॉन्सेप्ट, रेयर डिजीज एंड द ऑर्फन ड्रग्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन चैलेंजेस को हमें ओवरकम करने की जरूरत है, बिकॉज मेडिकल सेक्टर में हम वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आना जो बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प आउट करे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कल का जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसमें वायनाड के अंदर एक न्यू एक्सबेंड रडार को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था। तो रडार्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल, राइट। रडार्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इनको हम बोलते हैं, राइट। दरअसल इनके द्वारा आपके जो रेडियो वेव्स होते हैं इनको यूज किया जाता है, और ये रेडियो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, उसके स्पीड एंड मूवमेंट के बारे में आपको बता सकते हैं, बल्कि कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के हैं तो उसके बारे में भी जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे होगा क्या, एक बेसिकली आपका ट्रांसमीटर होता है। ये ट्रांसमीटर जो है बेसिकली आपके रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाकर ये आपके रेडियो वेव्स जो है टच करेंगे एंड बाउंस ऑफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाउड्स को लेकर है ना, हमने रेडियो सिग्नल्स यहाँ पे भेजे हैं, तो यहाँ से आपके जो सिग्नल है ये वापस आना स्टार्ट होंगे, देन यू हैव अ रिसीवर एज वेल, और वहां पर ये जो है आपको रिसीव हो जाते हैं, और जो आपने ट्रांसमिट किया है, जो आपको रिसीव हुआ है, उसके बेस पर आप इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे गैदर कर लेते हो। अब रडार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक रडार जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली डॉपलर रडार। डॉपलर रडार ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और ये डॉपलर इफेक्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। डॉपलर इफेक्ट बहुत ही आसान है। अगर कोई साउंड धीरे धीरे दूर होती जाती है आपसे, तो आपको लगता है कि कोई चीज आपसे दूर जा रही है। वहीं अगर कोई साउंड की हाई पिच आपके पास आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको ये सेंस हो जाता है कि साउंड अगर पास आ रही है, दैट मीन्स साउंड का सोर्स भी पास आ रहा है, राइट। तो बेसिकली जैसे अगर आपको क्लाउड्स के स्पीड के बारे में या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करना है, तो आपके डॉपलर रडार्स यहाँ पे काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। इवन आपके रेनफॉल की इंटेंसिटी को लेकर, वेदर कंडीशंस को लेकर जो है इन रडार से आपको काफी कुछ आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी में अनदर टाइप आता है आपका एक्स बैंड रडार का, राइट। एक्स बैंड जो रडार है इनका बेसिकली 2 to 4 सेंटीमीटर का एक वेवलेंथ होता है, राइट। और इनका जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है दैट यू शुड रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से
स्टेटमेंट आ सकता है डेफिनेटली। आपका 8 to 12 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रेंज जो है इनकी बेसिकली होती है। देखो इनका फायदा क्या है, शॉर्टर रेंज में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बट लॉन्गर रेंज में ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखोगे इनका जो वेवलेंथ है वो सिर्फ 2 to 4 सेंटीमीटर का है। तो लॉन्ग रेंज में फिर इनके जो सिग्नल्स है वो वीक या डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस के वेदर इवेंट्स लाइक रेनफॉल, लैंडस्लाइड, इन्वायरमेंटल चेंज, उनके बारे में आपको हाई रेजोल्यूशन के जो है एक इमेजेस इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकता है। तो इसलिए आपके एक्स बैंड रडार लोकल वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लोकल फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा आर्टिकल क्या था, आर्टिकल ये था कि हमारे जो एक्स बैंड रडार है वो वायनाड के अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा, रिसेंटली वायनाड वाज इन न्यूज एंड इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज कि वहां पर बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था, और लैंडस्लाइड में बहुत मतलब आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पे तबाही हुई थी, राइट। तो अगर हमें उस लैंडस्लाइड का प्रोटेक्शन थोड़ा भी पता होता तो हम एक वार्निंग वहां पे जो है इश्यू कर सकते थे। तो लैंडस्लाइड के अंदर सॉइल के मूवमेंट के बारे में हैवी रेन के बाद हमें कौन बता सकता है, रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी बता सकती है। दैट्स व्हाई हम इस तरह के रडार्स इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, नॉट इन वायनाड बल्कि हिमाचल प्रदेश और जो हमारा हिमालयन रीजन है वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रडार्स को आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, दैट इज मोर एक्यूरेट वर्ड। और इसके अलावा 1950s के टाइम से जो है हम वेदर प्रोडिक्शन में रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हम काफी इम्प्रूव भी यहाँ पे कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल। अगेन साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर क्लियर है तो हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ। अगेन फ्रॉम साइंस एंड टेक, Kerala men infected with a rare bacterial disease. What to know about murine typhus? So we have a new bacterial infection. Welcome. तो देखिए बेसिकली ये जो म्यूरिन टाइफस है ये एक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आप देखिएगा आपका रिकेटेशिया टाइफी जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से ये होता है। कहाँ से ये बैक्टीरिया आ रहा है? तो जो आपके फ्ली बाइट्स होते हैं, राइट, वहां से बेसिकली ये बैक्टीरिया आपका आ रहा है। देखो इस बैक्टीरिया को एंडेमिक टाइफस या फिर फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर भी बोलते हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है इसकी बात करते हैं। देखो जो इन्फेक्टेड फ्ली का फीकस होता है, और अगर ह्यूमन की स्किन में कहीं पे कुछ कट था या कोई स्पॉट था, उसका अगर कोई टच हो जाए तो फिर ये बैक्टीरिया जो है स्प्रेड आउट हो जाता है। ऑल्सो जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, फॉर एग्जाम्पल योर नोज, वहां से भी जो है उनके जो लिक्विड होता है वहां से भी ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली कंटामिनेट कर सकता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अच्छा तो देखो जनरली जो रोडेंट्स होते हैं लाइक रेट, माइस, यहाँ तक कि जो मंगूज होते हैं, बेसिकली ये हैं मेन कैरियर्स बैक्टीरिया के। और जो फ्ली होती हैं जो इन रोडेंट्स के आसपास ही रह रहे होते हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और फिर उन फ्ली से जो है ह्यूमन या फिर जो हमारे कैट या डॉग, हमारे जो पेट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे आपकी फ्ली से ह्यूमन और पेट तो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बट प्लीज रिमेम्बर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी नहीं होता है, एटलीस्ट इट्स अ गुड न्यूज, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको प्रीलिम्स में काम यहाँ पे आ सकती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल सिम्टम्स में तो जॉइंट पेन, न्यूशा, वॉमिटिंग, फीवर वगैरह होता है। सेकेंडरी सिम्टम्स में रैशेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अनट्रीटेड रहे तो जो बेसिकली हेल्थ आपकी खराब रहती है वो महीनों तक रह सकती है, राइट। किस किस एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट है? तो जो आपके कोस्टल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स है जहां पर रोडेंट्स थ्राइव करते हैं, मतलब जहां पर भी आपके ये जो चूहे और ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी ना, दैट मीन्स वो एक डेंजरस चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अबाउट वैक्सीन, अभी तक इस म्यूरिन टाइफस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है अगर इन्फेक्शन की अर्ली स्टेज है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है यहाँ पर दे दी जाती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया
मध्य प्रदेश एंड कश्मीर यहाँ पे इमर्ज होता हुआ ये हमें दिखाई दे रहा है। सो प्लीज रिमेंबर इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन के बेसिकली हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो फ्ली टू ह्यूमन तो हो रहा है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने अनदर आर्टिकल पर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज रिमेंबर। So in this particular article we have two concepts. First is precision medicine and another is biobank. दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैं हमेशा आपको एक लाइन बोलती हूँ कि हम जो भी हैं वो हमारे जेनेटिक मेकअप की वजह से हैं। मेरी स्किन का कलर, द टेक्सचर ऑफ माय हेयर, द लाइकिंग ऑफ द फूड, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मेरा एक जेनेटिक सेटअप है। और हम सब एक जैसे होते हुए भी डिफरेंट हैं क्योंकि हम सबका जो एक जेनेटिक मेकअप है एक जैसा होते हुए भी कहीं ना कहीं तो डिफर कर जाता है, राइट। अब देखो, अगर बेसिकली कोई डिजीज है उसके बारे में जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पर एक्सपेरिमेंट करके हम किसी मेडिसिन को डेवलप करते हैं एंड देन सभी लोगों के लिए वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। बट मैंने अभी अभी बोला हम सब सेम होते हुए भी डिफरेंट है क्योंकि हम सबका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर मेडिसिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट दे, बट शायद नॉट फॉर मी, राइट। तो इसके लिए एक जरूरत आती है प्रिसीजन मेडिसिन की। दैट मीन्स जो लोगों का जेनेटिक मेकअप है, जैसे उनके जीन्स हैं, जैसा उनका जीनोम है, वट एवर द वर्ड यू वांट टू यूज, उसके अकॉर्डिंगली लोगों को जो है यहाँ पर मेडिसिन दी जाए, राइट। तो अगर मान लीजिए आपकी जो इंडियन पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में भी आपको अलग अलग एथनिक ग्रुप्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये अलग अलग एथनिक ग्रुप कौन है? जो एक पर्टिकुलर जो है बेसिकली एक रेस चलती आ रही है और जिनका जेनेटिक मेकअप बेसिकली कहीं ना कहीं पे सिमिलर है। वही दूसरा जो एथनिक ग्रुप है उनका जेनेटिक मेकअप काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर ना ये प्रिसीजन मेडिसिन मार्केट ग्रो कर रहा है। यानी कि अब मेडिसिन आपको आपके ही पर्सनलाइज्ड बेसिकली एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड एक तरीके से कंसल्टेशन के बाद दिए जाएंगे। और वो सब कुछ हो पाएगा जब हमारे पास आपके जेनेटिक मेकअप के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जीन्स के बारे में डाटा, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय जेनेटिक मेकअप, राइट। अब एक बात बताओ, मेरे जीन को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट मीन्स अ ह्यूज डाटा, राइट। इस डाटा को कहीं पे तो स्टोर रखना पड़ेगा, कहीं पे तो डाटा होगा तभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होके मेडिसिन बनेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास एक बैंक टाइप का सिस्टम होना चाहिए। एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, तो ये हमारे हो जाएंगे बायो बैंक, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी हमारा बेसिकली डाटा होता है रिगार्डिंग डिजीज, रिगार्डिंग माय जेनेटिक मेकअप, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे सिबलिंग्स के बारे में, किसको क्या प्रॉब्लम है, राइट है, मेरे जीन्स के अकॉर्डिंगली या मेरे जीनोम के अकॉर्डिंगली कौन से बेसिकली डिजीज ऐसे हैं जो शायद मुझे हो सकते हैं और कौन से डिजीज ऐसे हैं जो मुझे नहीं होने वाले, राइट। ये सब की सब चीजें एक बायो बैंक में स्टोर रहेगी। जैसे इंडिया में तो मुझे नहीं पता है, बट बेसिकली यूएसए में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना ये बेसिकली जीनोम से रिलेटेड एक टेस्ट होता है वो कराया था और उसमें आया था कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो उनको हो सकती है। एंड 3 साल के बाद उनको टाइप 2 डायबिटीज थी। तो आपके जीन्स के अंदर ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। इट्स अ कोड, राइट। ये कोड लिखा जा चुका है, अब इस कोड के अकॉर्डिंग ही होना है जो कुछ होना है। तो क्यों ना इस कोड के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट किया जाए, क्यों ना इस कोड के लिए एक बायो बैंक आपके पास हो। बट वेयर कम्स अ डाटा ना, देयर कम्स अ प्रॉब्लम विद द प्राइवेसी और मे बी अ डाटा एक्सप्लॉइटेशन।
तो क्योंकि बायो बैंक में वी हैव सो मच इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर इस बायो बैंक को आप प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस और लॉज नहीं बनाएंगे तो कल को उस मेरे इंपॉर्टेंट डाटा का कोई ना कोई जो है गलत यूज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव अ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी के पास मेरा पहले से डाटा पहुंचा हुआ है और उनको पता है आने वाले टाइम में भाई इसको ये प्रॉब्लम तो होने वाली है, वो मुझे इंश्योरेंस बहुत महंगी देंगे क्योंकि दे हैव द इंफॉर्मेशन भाई ये बीमार पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा एंड वी हैव टू पे, राइट। इसी तरीके से इस जेनेटिक डाटा का सो मेनी आप कह सकते हैं वेज है जहाँ पे मिसयूज हो सकता है। दैट्स वाई प्रिसीजन मेडिसिन का मार्केट तो डेवलप हो रहा है, दैट्स वेरी गुड, एंड इसके लिए बायो बैंक भी बन रहे हैं इंडिया में, दैट्स अगेन अ गुड थिंग, बट वी हैव टू रेगुलेट इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें प्रिसीजन मेडिसिन क्या है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर है। नाउ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, राइट। और जैसे आपके जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग, mRNA थेरेपेटिक्स होती है या जो अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है, इनमें आपके बेसिकली जीनोम के अकॉर्डिंगली आपका एक ट्रीटमेंट किया जाता है, राइट। ओके, अगर हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली बाय 2030 ये जो प्रिसीजन मेडिसिन का मार्केट है ये 5 बिलियन तक पहुंच सकता है, राइट। और जो नेशनल बायो इकोनॉमी है उसमें 36% का कंट्रीब्यूशन करेगा, अच्छी बात है। यहीं पे फिर आ जाते हैं आपके बायो बैंक्स। बायो बैंक्स आपके डाटा को स्टोर करने वाले बैंक्स हैं जहाँ पे आपका ब्लड, डीएनए, टिश्यूज ये सब जो है स्टोर रहेगा, आपका जेनेटिक डाटा तो रहेगा ही रहेगा, राइट है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक बायो बैंक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए, अदरवाइज कुछ रिच लोग ही इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे और सोसाइटी के एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन को ही फायदा मिलेगा, बाकी हम सब पैरासिटामोल्स ही खा रहे होंगे, राइट। तो इसके लिए हमें एक वास्ट बायो बैंक बनाने की जरूरत है। तो क्या इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है? यस, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज जिनोम इंडिया। तो जिनोम इंडिया में 99 एथनिक ग्रुप से करीब बेसिकली 10,000 जिनोम ऑलरेडी हमने सीक्वेंस कर लिए, दैट मींस वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज जिनोम। ऐसे एक फिनोम जो है इंडिया भी हमारा है जहाँ पे बेसिकली हमने कुछ 10,000 सैंपल्स बेसिकली कलेक्ट कर लिए हैं ताकि जो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज होती है उसको लेकर एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जा सके, एंड साथ में स्टूडेंट्स के सॉरी जो आपके चिल्ड्रंस होते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस इन जनरल, उनके लिए जो है पेडियाट्रिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ न्यू जीन्स को लेकर कुछ काम यहाँ पे चल रहा है। दैट मीन्स ऑलरेडी हम बायो बैंक्स जैसी चीजों को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलेशंस की। इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, बट इससे पहले पता होना चाहिए कि अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है। तो देखो यूएसए, यूके, जापान एंड चाइना, ये वो कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर प्रिसीजन मेडिसिन एंड बायो बैंक्स को लेकर एक बूम देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा टफ रेगुलेशंस भी इन प्लेस हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में देखो जो आपका आईसीएमआर है, यानी कि जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनकी नेशनल एथिकल गाइडलाइंस है, बट सैंपल को यूज कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट। सिमिलरली डाटा के एक्सेस को लेकर और विदाउट जो है कंसेंट के उस डाटा के यूज करने को लेकर, ठीक है, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसका पर्पस एंड उसका एट द एंड ऑफ द डे यूज क्या होगा, इन सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी ही नहीं है। तो फिर वही होगा जैसे आप कहीं पर अपना एक मोबाइल नंबर दे आते हो एंड देन उसके बाद आपको लोन्स की, क्रेडिट कार्ड की कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर का डाटा गया, वो बिक गया और अब उसी मोबाइल नंबर को यूज करके आपको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो जस्ट अ नंबर था, इट्स अ डाटा अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो ये तो आइडेंटिटी है हमारी। तो मतलब पहली बात तो हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कोई एक ऐसी डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है जो इन सारी चीजों को देखती हो, कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, दीज आर जस्ट दी गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसा रहेगा तो जो लोग हैं वो अपना डाटा देने को अवॉइड करेंगे, और अगर डाटा ही नहीं दिया जाएगा देन आप प्रिसीजन मेडिसिन को लेकर काम कर ही नहीं पाएंगे, एंड फिर वही प्रॉब्लम होगी कि बस सोसाइटी के कुछ लोग जो रिच हैं
दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन मैनेज इट, राइट, वो शायद इसका फायदा उठाएंगे। अगर एक लार्ज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे हमें रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। देन देयर आर सम एथिकल इश्यूज एज वेल, कि अगर फॉरेन कंपनीज इंडियन सैंपल्स को बेसिकली एक्सेस कर ले विदाउट जो है एनी सेफ्टी प्रोविजंस, तो फिर उससे क्या होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें पहले से ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं अपने अनदर आर्टिकल पर। लद्दाख के अंदर भाई अरोरास दिखाई दिए हैं, तो खूबसूरत लाइटनिंग होती है अरोरास, ये तो हमें पता ही है, इसकी बात करते हैं। तो लद्दाख के अंदर हमारा जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, वहाँ पे हमें रेड और जो है बहुत प्यारी सी एक लाइटिंग दिखाई दी है, रेड ग्रीन लाइटिंग दिखाई दी है, दैट मीन्स अरोरास हमें लद्दाख में भी दिखाई दे। इट्स अ रेयर फिनोमिना, जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल से लाइटनिंग होती है जिसको हम अरोरा बोलते हैं, ये या तो हमें नॉर्थ पोल के पास या तो साउथ पोल के पास दिखाई देता है, राइट। अरोरा की बात करते हैं, ये है क्या, बेसिकली नेचुरल लाइट डिस्प्ले है, बहुत खूबसूरत होता है, लोग स्पेसिफिकली ट्रैवल करके जाते हैं इसको देखने के लिए, और ये आपका आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल में ही दिखाई देता है। बेसिकली अरोरास या फिर ये जो लाइट्स हैं ये बनते कैसे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आपका सन है, राइट, इस सन से ना आपको हमेशा सोलर विंड्स जो हैं वो बेसिकली एमिट होते हुए दिखाई देंगे। कई बार ना कोरोनल मास इजेक्शन ये भी सन से होता है, यानी कि वास्ट अमाउंट ऑफ जो सन के एलिमेंट्स है वो इजेक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स योर स्पेस, ठीक है। अब जो आपका अर्थ है, उस अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहता है, राइट है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब बेसिकली आपके सन के इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है, ठीक है जी, तो बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, एंड उसकी वजह से आपको ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड इस तरह के लाइट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वेरी 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 सिंपल टर्म, इट्स इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इतना याद रखोगे, मोर देन इनफ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब देखो अरोरास भी आपके दो टाइप के होता है, एक होता है अरोरा बेसिकली बोरियलिस, जिनको नॉर्दर्न लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलास्का, कनाडा, नॉर्वे वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरा आपके जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस होते हैं, साउदर्न आपके लाइट्स हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं प्रोसेस दिया हुआ है किस तरीके से अरोरास आपके फॉर्म होते हैं, जो मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देख लीजिएगा। लेकिन ये क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही होता है, तो लद्दाख में इस तरह का एक इवेंट दिखना अपने आप में एक रेयर फिनोमेना था, इसी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अरोरा पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट्स ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं अनदर टॉपिक पर। फाइनली साइंस एंड टेक इज ओवर, पॉलिटी के अंदर एंटर करते हैं, पार्टी सिंबल्स इन केस ऑफ स्प्लिट। भाई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो जाए, राइट, तो उस पार्टी का जो पॉलिटिकल सिंबल है वो किसको मिलेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल सिंबल उसकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता है, उसी के बेस पे जो है वोटर्स उनको एक तरीके से वोट देते हैं, राइट। तो देखिए अभी रिसेंटली हुआ क्या है, दो तीन ऐसे केसेस हो गए जहां पर पॉलिटिकल सिंबल्स को लेकर जो आप कह सकते हैं एक डिस्प्यूट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया है, राइट। देखो हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिंबल्स इसलिए रखे गए थे क्योंकि जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे हम तभी तभी आजाद हुए थे, तो मेनी पीपल इन इंडिया मे नॉट बी एबल टू रीड और राइट, लेकिन सिंबल देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किस पार्टी को वोट देना है, राइट है। तो दो तरह के सिंबल आपको मिलते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है उनको जो सिंबल मिलेगा फिर वो पूरी कंट्री में किसी का नहीं होता, एंड एक आपके स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको जो सिंबल मिलता है वो पूरी स्टेट में उनके लिए यूनिक होता है, किसी अदर स्टेट में वो किसी और का हो सकता है बट उस स्टेट में उनके लिए यूनिक होता है। तो नेशनल और स्टेट ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो आपका एनसीपी है, राइट, यानी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जिसको शरद पवार जी ने बेसिकली खड़ा किया है, उसमें एक स्प्लिट हो गया।
एक उन्हीं के भतीजे अजीत पवार है और एक वो खुद है शरद पवार, ठीक है। दोनों में हो गया स्प्लिट, दोनों कह रहे भाई हमारी रियल एनसीपी और हमारी रियल एनसीपी है, और दोनों ही चाहते हैं कि जो पार्टी का सिंबल है दैट इज क्लोक ये हमें मिल जाए। तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया और कहा भाई काम करते हैं, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है दैट इज द रियल वन, तो क्लोक आप ले लो, ठीक है। और तब तक शरद पवार वाली पार्टी को एक डिफरेंट कोई सिंबल दे दिया, ठीक है। और उसके बाद हो गए इलेक्शन, ठीक है। हालांकि शरद पवार ने कहा भाई इससे जो हमारे वोटर्स में बहुत कंफ्यूजन होगा, ये होगा, लेकिन ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अजीत पवार को सिंबल दे दिया। अब बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो शरद पवार वाली पार्टी थी उसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, राइट। तो अब फिर सवाल उठ गया भाई एनसीपी कौन है, राइट, लोग कौन से वाले एनसीपी को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी पॉलिटिकल इश्यू हुआ हमारे लिए वो तो रिलीवेंट नहीं है, बट हमें एक बात पता चली, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में अपने पॉलिटिकल सिंबल को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कहाँ जा रहे हैं, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स इनके पास ये पावर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करता होगा, राइट, और उनको बोलते हैं यहाँ पे सिंबल ऑर्डर्स, उससे डिसाइड होता है भाई किसको देना है। तो आपका एक है सिंबल ऑर्डर 1968, ये जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर यहाँ पे देता है, ठीक है जी। चलिए, तो 1968 से पहले कुछ और होता था, अभी इस तरीके की चीजें होती है। यहाँ पे एक मेजोरिटी टेस्ट बेसिकली होता है, यानी कि सबसे पहले तो ये देखते हैं भाई जो एमपी एमएलए, राइट, इस टाइम पर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर पार्लियामेंट के अंदर है, वो कौन से वाले फैक्शन से हैं, ठीक है जी। भाई इस वाले से है या फिर इस वाले से है, और जहां पे भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे उसको बेसिकली जो है कह दिया जाता है कि भाई आप रियल वाले हो। दूसरा एक देखा जाता है कि भाई जो पार्टी का अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव थे, कौन सा फैक्शन जो है उन्हीं गोल्स को लेकर आज तक स्टैंड कर रहा है। एक तीसरा देखा जाता है पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्टी का अपना कुछ रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो पार्टी चलती है, उसको पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कौन सा वो फैक्शन है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है काम कर रहा है, और एक इंटरनल डेमोक्रेसी आज भी किस फैक्शन में मेंटेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है मेजोरिटी सपोर्ट, कि भाई ज्यादातर जो आपके एमपी एमएलए है वो कौन से फैक्शन से एक तरीके से रिलेटेड है। तो इन रूल्स के बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड कर लेता है कौन से फैक्शन को वही ओरिजिनल सिंबल यहाँ पे जो है बेसिकली दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हुई है। अगर भाई आपको आप किसी भी फैक्शन में नहीं हो, तब शायद आपको एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर करना पड़ जाए, और तब आपको फिर से एक इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेस पर रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है जी। मतलब आपके लिए सारा का सारा मामला यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या याद रखना है कि भाई देखो 3 टेस्ट फॉर्मूला है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी, अडेरेंस टू द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, ठीक, इसके बेस पे यहाँ पे देख लिया जाता है। अब एनसीपी के मामले में क्या हुआ कि भाई स्प्लिट हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो है एक तरीके से यहाँ पे एक फैक्शन को दे दिया और दूसरे को नहीं दिया, ठीक है। तो लेकिन बाद में जब इलेक्शंस हुए शरद पवार जी 8 सीट के साथ आ गए, जबकि नए सिंबल से लड़े थे। अजीत पवार जी को ओनली 1 सीट मिली। तो फिर अब वो कह रहे भाई हम असली पार्टी है, लोगों ने हमें वोट दिया, अब हम यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा आगे क्या हो सकता है, समटाइम्स क्या होता है जब ये डिसाइड ही ना हो पा रहा हो कि किसको ये सिंबल देना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन उस सिंबल को फ्रीज कर देता है। दैट मीन्स आप दोनों को नया सिंबल देना पड़ेगा, किसी को भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई बार ये भी होता है कि उस सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है, राइट। तो बस इतनी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इट्स इंटरेस्टिंग वन। तो यस, नाउ द लास्ट आर्टिकल, थर्ड, राइट, न्यूज आई है यूएस टू सेंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड ट्रूप्स टू इजराइल। सो थर्ड क्या है, थर्ड इज अ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, राइट। यूएसए का अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी तरह की आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली इजराइल में जो प्रॉब्लम चल रही है, इन्होंने कहा हम अपने कुछ ट्रूप्स को और इस अपने डिफेंस सिस्टम को बेसिकली इजराइल यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है।
तो शॉर्ट और मीडियम और जो इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनको ये इंटरसेप्ट कर सकता है, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि करीब 150 टू 200 किलोमीटर तक का अगर कोई मिसाइल है, राइट है, तो उसको बेसिकली इंटरसेप्ट यहाँ पे कर सकता है। ये कुछ और मिसाइल सिस्टम के साथ भी काम करता है, लाइक पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ काम करता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है। साउथ कोरिया को भी इन्होंने कहा है कि भाई डिप्लॉय करेंगे, और इसराइल में भी कह रहे हैं कि भाई इसको जो है हम डिप्लॉय करेंगे। तो इसके बारे में कुछ यही 2-4 चीजें, इसको देख लेना। देयर इज अ पिक्चर एज वेल, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसको आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस, बट प्लीज रिमेंबर दिस 150 टू 200 किलोमीटर। एंड अनदर वन, आपका जो टर्मिनल फेज में बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, यानी कि जब आपकी जो मिसाइल है जब वो डिसेंड कर रही होती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट में आ गई होती है, उस टाइम पर इसके द्वारा मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट किया जाता है। दीज टू आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप याद रखिएगा। किसका है? यूएसए का है। किसको दे रहा है? साउथ कोरिया, इसराइल को दे रहा है, बिकॉज बोथ आर दी very friendly countries with the USA, right? So this is like our today's discussion. इसको ध्यान रखिएगा एंड नोट से प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्राची मैम टेक्स्ट बुक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर करंट अफेयर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो वहां से आप पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, राइट? कल मिलते हैं।